डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीजर, जिसे कि हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, दौरे बोलते हैं। इसके हम देखेंगे कॉजेज़ यानी कि कारण देखेंगे, साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण, और इसके जो ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है, और जो उसका प्रिवेंशन यानी कि जो उसका बचाव होता है, कैसे उसको किया जाता है, ये सारा अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो एबनॉर्मल जो ये जो सीजर होता है वो क्या होता है, ये हमारे जो ब्रेन है उसमें जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ना, और वो उसी से क्या होता है कि जो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का वो इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है सीजर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन में जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो सीजर आर द एपिसोड ऑफ द एबनॉर्मल मोटर सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक साइकी एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ये जो चाहे वो मोटर एक्टिविटी हो यानी कि हमारे बॉडी में कंट्रोल करना, जो हमारी मांसपेशियों को जिसे बोलते हैं ना, मसल्स को जो कंट्रोल करती है हमारी, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। सेंसरी जो होता है यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो सेंस कर सकते हैं, परसीव करते हैं, चाहे वो टच करना हो, देखना हो, सूंघना हो, ये सारे जो भी है, ये स्मेल करना हो, तो ये सब क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है। ऑटोनॉमिक भी जो होता है जिसे हम कंट्रोल में अपने कंट्रोल में कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रहती, रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम सेरिब्रल न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्यों हो जाता है, जो हमारे सेरिब्रल न्यूरॉन्स होता है वो उसमें एक्सेसिव डिस्चार्ज होने की वजह से सडनली जो हो रहा है, अचानक से चेंजेज आ रहे हैं, उसके वजह से ये कॉज होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू करते हैं। तो ये जो सीजर होते हैं दो टाइप्स होते हैं, जनरल और फोकल। तो ये मैं अभी आगे की स्लाइड में हम इसके टाइप्स को देखेंगे। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू मतलब एग्जांपल देते हैं कि वो किस तरीके से अराइज होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कैसे कैसे सीजर यानी कि जिसे हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं, दौरे भी बोलते हैं, और एपिलेप्सी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में ही। तो वो कैसे होता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, बिलियन ऑफ जो होती है वो सेल्स होती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ब्रेन की जो सेल होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, और ये नंबर में बिलियंस होती हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती है हमारे, और एक दूसरे से इस तरीके से क्या रहती हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं और एक जाल सा बना देती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो जाल होता है ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये ट्रैफिक रोड होती है, यानी कि एक इसको आप समझ सकते हैं एक ट्रैफिक लाइट्स और रोड्स है। ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे जो ये जो नेटवर्क होता है, ये जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे एक न्यूरो आप देख पा रहे हैं, ये जो न्यूरॉन है, जो ये सेल है, हमारे बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट रहते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी जहाँ पे जैसे सांस ले रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, और जो भी है च्युइंग कर रहा है मतलब चबा रहा है, और सूंघ रहा है, मतलब हर तरीके के हमारे बॉडी के अलग अलग क्या होते हैं, काम होते हैं। तो उन्हीं को सब ये क्या करते हैं अपने हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है। ब्रेन में कोई पार्ट कोई कोई फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई पार्ट कोई फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जिस भी पार्ट में ये होता है, ये उसी इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट टाउन होते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क मेकअप एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, ये जो नेटवर्क कनेक्ट है ये हमारे पार्ट के हमारे जो ब्रेन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कनेक्ट होता है, जिसको कि आप टाउन करके समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो रोड था और ये अब अलग अलग टाउन हो गए, जो कि अलग अलग उनका काम होता है। ठीक है, सीजर हैपन व्हेन द न्यूरॉन माल फंक्शन। अब सीजर कब आता है, जब ये न्यूरॉन में क्या हो जाता है, जो ये नेटवर्किंग था इसमें कहीं ना कहीं पे माल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि इनका फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि जो मैसेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, फायर अनकंट्रोलेबल, यानी कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और थिंक ऑफ ट्रैफिक लाइट शॉर्ट कटिंग, ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक लाइट है यानी कि ये जो जाल है, नेटवर्किंग है, इसमें क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे कि ये जैसे अब रोड ट्रैफिक लाइट्स में जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, वो कुछ काम वहाँ पे नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होती हैं, इसका जो आपस में कनेक्टिविटी होती है, इसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिस भी ब्रेन के पार्ट में डिस्टर्ब होगा उसी उसी का जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। तो जो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये ट्रैफिक लाइट मतलब दैट गो
haywire, the more intense और द वाइड स्प्रेड द सीजर एंड बॉडीली अफेक्ट। तो जिस भी बॉडी का हमारा पार्ट, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसमें आप देख लीजिए, ये देखिए ना, जैसे ये फंक्शन, ये हमारा विजुअल को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी लैंग्वेज को कर रहा है, ये हमारी मोटर को कर रहा है, और ये जो होते हैं, अब यहाँ पे को जो सीज़र यहाँ से स्टार्ट हुआ जैसे, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या होगा, जिस भी पार्ट का ये होता है अफेक्ट करता है, उसी पार्ट का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो सीजर कैन बी डिफाइन एज एबनॉर्मल अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्रेन की जो सेल होती है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि जो मैसेज एक दूसरे को सेंड करने की जो उनकी होती है ना, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो जो नर्व सेल होती हैं जो मैसेज को कन्वे करते हैं, वो क्या हो जाती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं उसको, वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल कंट्रोल, एबनॉर्मल अनकंट्रोल हो जाती है, ठीक है, सॉरी। तो जो सीजर होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है, हमारी ब्रेन की अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो नर्व सेल होती है वो ट्रांसमिट करती है सिग्नल, जैसे मैंने बताया कि जो न्यूरॉन होती है, वो जो हमारी ब्रेन की जो नर्व सेल होती है, वो जो न्यूरॉन जिसे बोल रहे हैं, वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन इन टू वेज, यानी कि ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से ब्रेन तक का वो पहुंचाती है, किसको, मैसेज इनको, जिसको कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिट करती है सिग्नल को। अल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो ये जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ना, यानी कि ये जो केमिकल, जो सेल केमिकल्स होते हैं विद इन द सेल, ये क्या हो जाते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि किसका कितना रेशियो होना चाहिए, इनके जो रेशियो में क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कंसंट्रेशन में इनका क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब गड़बड़ी हो जाती है, तो उसी के वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये रिलीज कॉल्ड न्यूरो, इसको क्या बोलते हैं, जो ये रिलीज होता है इसको न्यूरो कहते हैं, जो कि ये जो गामा एमनियो ब्यूट्रिक एसिड भी इसको बोलते हैं, न्यूरो को, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से अराइज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉजेज़ देखते हैं। अब ये जो कॉजेज़ होते हैं, इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो इडियोपैथिक कॉजेज़ होता है और एक्वायर्ड होता है, दो तरीके से आप बता सकते हैं। इडियोपैथिक तो जो होता है वो अननोन होता है, बिना मतलब जिसका हमें कारण पता नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और जो कि किसी डिजीज़ कंडीशन को कॉज कर रहे होते हैं, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, कभी सीजर हो सकता है, यानी कि कोई भी कारण पता नहीं है किस वजह से हो रहा है, और जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। अक्वायर्ड में क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, बच्चों में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, तब भी ये फिट यानी कि कन्वर्जन आते हैं, ठीक है, सीजर बोलते हैं। जैसे हेड इंजरी होती है तब भी आते हैं। स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मतलब होता है जो डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन, हमारे जो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हमारे ब्रेन में ना, ब्रेन टिश्यू में अच्छी से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। तो इस समय भी ये कन्वर्जन आते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो में जब यानी कि सीएनएस जो होता है उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में, और कोई मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक कंडीशन हो जाती है, तो भी ये होते हैं, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो भी हो सकता है, और ड्रग एंड अल्कोहल विड्रॉल हो रहा है तो भी ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो कंडीशन होती है, उसमें उसका मतलब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन दैट बाय द डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाती हैं, जिसमें जो कि लीड करती है अक्यूट और क्रॉनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। उनके जो फंक्शन होता है अक्यूट और क्रॉनिक, उसको क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो ये एक मेटाबॉलिक टॉक्सिक कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में दो तरीके से होते हैं, पार्शियल हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है, ठीक है। दो तरीके से ये इसकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पार्शियल होता है, यानी कि पार्शियल को क्या बोलते हैं, फोकल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अफेक्ट अ स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के किसी भी एरिया में स्मॉल पार्ट में क्या हो रही है, वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, वो क्या हो जाती है,
कभी कभी अफेक्ट एबनॉर्मल हो जाती है वहाँ की बस, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया में होगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पार्शियल, यानी कि हाफ पोर्शन ऑफ द, मतलब हाफ पोर्शन में हो सकती है, हाफ पोर्शन के किसी एक पॉइंट में हो सकती है, यानी कि एक छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है जब सीजर डज नॉट अफेक्ट अवेयरनेस। यहाँ पे क्या होता है इस सीजर में, ये जब सीजर होता है तो यहाँ पे अवेयरनेस रहती है, वो अफेक्ट नहीं होती है। और क्या होता है ये जो नोन एज द सिंपल पार्शियल सीजर, इसी को सिंपल पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। सिंपल पार्शियल सीजर कैन भी क्या हो सकती है, मोटर अफेक्टिंग हो सकती है। अगर वो मोटर को अफेक्ट कर रहा है तो जो हमारी मसल्स ऑफ द बॉडी है वो अफेक्ट होगी, और सेंसरी को कर रहा है तो हमारा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस पार्शियल। और जो पार्शियल सीजर होता है ये सिंपल पार्शियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स पार्शियल हो सकता है। ये भी दो तरीके से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में देखा बता रखा है कि ये जो सीजर होते हैं वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फोकल एंड जनरलाइज। जो फोकल होते हैं, यानी कि फोकल का मतलब होता है पार्शियल, आधे में आधा मतलब, ठीक है। अब इसको भी आप दो पार्ट में कर सकते हैं, एक तो सिंपल कर सकते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो सिंपल पार्शियल सीजर होता है उसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अ पार्शियल सीजर हैपन व्हेन द अनयूजुअल इलेक्ट्रिविटी स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन में। तो जो व्हेन द सीजर डज नॉट अफेक्ट द अवेयरनेस, जब हमारा जो अवेयरनेस को, जब सीजर में जब अवेयरनेस हमारी अफेक्ट नहीं होती, यानी कि हम कॉन्शियसली हम फील कर पाते हैं, और इसी को बोलते हैं सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर जो होता है वो करता है मोटर अफेक्ट बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमारी जो मसल्स होती है बॉडी की वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। और जो पार्शियल सीजर के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, ये टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। और एक जैसे स्टेयरिंग, जो स्टेयर करते हैं ना, स्टेयरिंग बोलते हैं, जैसे घूरना, तो कंटिन्यू ऐसा लगता है जैसे घूर रहा हो, एक साइड को उसकी आंखें सेट हो जाती हैं, और उसका जो कन्फ्यूजन रहता है उसको वो ठीक से अपने सेंस में नहीं रहेगा। अनकंट्रोल जर्किंग मूवमेंट होते हैं, यानी कि जो उसका मूवमेंट होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अनकंट्रोल मूवमेंट वाला झटके जो लगते हैं बॉडी में, आर्म और लेग में, उसको वो अनकंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल से बाहर रहता है, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उसका जो कॉन्शियसनेस होता है वो कम हो जाता है, उसकी जो अवेयरनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है नॉर्मल से। और कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शन जैसे कि फियर और एंजाइटी, ये जो होते हैं ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, मतलब जो दूसरा वाला है, ये तो सिंपल था। अब जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है वो, उसमें इसको भी ये भी जो है एक फोकस सीजर का से ही रेफर किया जाता है, दैट स्टार्ट इन वन हेमिस्फेयर्स। ये जो हमारे जो ब्रेन होता है उसका जो एक पार्ट होता है, यानी कि वन साइड से ये स्टार्ट होता है, यानी कि जो हेमिस्फेयर्स होता है उसका एक साइड से स्टार्ट होता है ब्रेन के, और एसोसिएटेड विद द इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये हमारे जो कॉन्शियसनेस होता है उसको इम्पेयरमेंट करता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक पार्ट से स्टार्ट हो रहा हाफ पोर्शन ऑफ द ब्रेन से, और हमारा जो इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है उसको इम्पेयर कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो होता है वो नाउ प्रेफरेबली उससे क्या बोलते हैं, फोकल इम्पेयर अवेयरनेस सीजर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं फोकल ऑनसेट इम्पेयर अवेयरनेस सीजर, ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टेयर ब्लैंकली, यानी कि एक साइड को ब्लैंकली वो घूरते हैं, इसमें उसका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। ब्लैंक रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ किसी चीज़ को ब्लैंकली देख रहे हैं। और उसमें क्या होता है, डे ड्रीमिंग, जैसे ऐसा लगता है वो डे ड्रीम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि दिन में ही सपने देखना जिसे बोलते हैं, ठीक है। और भी अनेबल टू रिस्पॉन्स, और वो अगर आप कुछ बोलेंगे भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और वेक फ्रॉम अस्लीप सडनली, अचानक ही वो क्या होते हैं स्लीप से झट उठ जाएंगे अगर वो सो रहे हैं तो। और उनका जो सॉलो और मतलब, और इसमें जो इसका जो निगलने की जो वो होता है वो भी क्या हो जाता है, बार बार वो ऐसा लगता है वो कुछ चीज़ सोलो, और स्मैक देयर लिप्स, अपने लिप्स को बड़बड़ाना, निगलना किसी चीज़ को, अदरवाइज मूव देयर माउथ रिपीटेडली, और अपने जो ऐसा लगता है मुंह को बड़बड़ाना, इस तरीके से कुछ लगता है कि वो हिल रहे हैं उनके जो लिप्स वगैरह हैं और माउथ है। और से वर्ड रिपीटेडली, और कुछ वर्ड होते हैं जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और इस और क्या होता है, जो या तो वो चिल्लाएंगे, लाफ करेंगे, और क्राई भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है कुल मिला के। फिर है जनरलाइज सीजर, दूसरा वाला जो था वो जनरलाइज सीजर था, ठीक है। जो मेन था हमारा वो पार्शियल एंड जनरलाइज था। अभी हमने दो पार्शियल के टाइप देखे थे, अभी हम जनरल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जनरलाइज सीजर होता है इसके नाम से ही लग रहा है, जैसे कि
ये कहाँ होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे बोथ हेवल्स, मतलब हमारे दोनों साइड ब्रेन में, मतलब पूरा जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब दोनों साइड ये होता है, दोनों ब्रेन के हमारे साइड में जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, जो ब्रेन के, मतलब जो ब्रेन होता है ना वो दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो जो ये दोनों साइड से हो सकते हैं ऑफ द ब्रेन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में ये हो सकते हैं। और इस टेबल को भी आप देख सकते हैं, इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पार्शियल सीजर में ये दोनों आ सकते हैं तीनों, और जो इसको जनरलाइज सीजर में ये हो गया, और ये जो तीसरा हो गया अनक्लासिफाइड सीजर, इस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली यही बोल सकते हैं। तो ये कॉमन है कि पार्शियल और जनरलाइज करके ही आप लिख सकते हैं। तो इसके जो जनरलाइज सीजर के जो टाइप होते हैं वो ये सारे टाइप हैं, एब्सेंस हो गया, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर हो गया, मायोक्लोनिक सीजर हो गया, टॉनिक क्लोनिक एंड अटोनिक सीजर, ठीक है। तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि इस किस में क्या क्या होता है। जो एब्सेंस सीजर होता है, इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें सीजर तो एब्सेंस है, सिंपल एब्सेंस सीजर इज अ वेकेंट स्टेयर, यानी कि इसमें भी क्या होता है कि उसमें एक मतलब खालीपन होगा, एक मतलब वो कुछ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साइड को उसको खाली खाली सा रहेगा, देख रहा है, कहीं को घूरना, विच में बी मिस्टेकन फॉर अ लैप्स एंड अटेंशन। उसमें क्या होगा कि अटेंशन में उसका लैप्सेस होंगे, यानी कि कमी रहेगी, वो कहीं पे अटेंड नहीं कर पाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा, ठीक है, फोकस नहीं कर पाना है। दैट मतलब ये जो लास्ट अबाउट 10 सेकेंड के लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक शून्य में जैसे घूरना, और उसकी जो अटेंशन होता है वो कम हो जाना, और ये 10 सेकेंड के लिए रहता है, लेकिन इट में लास्ट लॉन्ग 20 सेकेंड तक भी ये रह सकता है विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, हेडेक और ड्राउजीनेस। इसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब कन्फ्यूज़न और हेडेक और ड्राउजीनेस नहीं रहता है। और ये जो होता है, ये इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तब ये सब होता है, ठीक है। जो जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर दूसरा इसी का टाइप होता है, वो जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन्वॉल्व एंटायर ब्रेन, हमारे पूरे ब्रेन में ये इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होते हैं वो एंटायर ब्रेन में रहते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और ये मतलब जब सीजर स्टार्ट हो रहा होता है तो इसके बिगिनिंग में ही से ही क्या होता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है सीजर में लास्ट होता है ये 3 मिनट के लिए, 3 मिनट तक ये रह सकता है, और कभी कभी ये लास्ट अप टू 5 मिनट भी रह सकता है, ठीक है। फिर है मायोक्लोनिक सीजर। तो मायोक्लोनिक सीजर जो होता है, इसमें जो होती है मसल जर्क करती है, यानी कि मसल्स में क्या होती है, झटके आएंगे, कैन हैव, इसका जो कॉज होता है वो कोई भी अंडरलाइन डिजीज़ नहीं होती, यानी कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। इसमें जो होता है फ्रीक्वेंटली मसल्स ट्विचिंग होती है, मसल्स में ऐठन होगी, और ये मैग्नीशियम लेवल इसका जो होता है कम हो जाता है, और मसल्स कैसी रहती है, फटीक रहती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थकान से ढीली ढीली रहेंगी, ठीक है। तो ये रहता है मायोक्लोनिक। फिर है टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या होता है, ये इसमें फेशियल और ट्रंक मसल्स जो होती हैं उसमें ऐठन आती है, यानी कि मुंह की जो मसल्स होती हैं फेस की, और जो हमारा जो ये जो ट्रंक होता है इसकी जो मसल्स होती हैं बॉडी की, मतलब ये क्या कैसी हो जाती हैं इसमें, ये इसमें क्या हो जाती है, ट्रंक मसल्स भी जैसी ऐठन होने लगती है। फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन हो जाता है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, यानी कि इसमें देखिए ये जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो हो रहा होता है एक्सट्रीमिटीज़ में। और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस भी कैसी हो जाती है, नहीं रहती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। और जो क्रोनिक सीजर होता है इसमें मसल्स है स्पाज्म, मसल्स में ऐठन रहती है इसमें भी। और फेस ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ये कहाँ रहती है, फेस नेक और आर्म में रहेगी। इसमें जो मसल्स मतलब जो मसल्स होती है फेस और आर्म की और नेक की, वो कैसी रहती है, जर्किंग रहती है, यानी कि वहाँ पे मसल्स जर्किंग रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब होता है रिदम के साथ, यानी कि रुक रुक के एक अपने रिदम के साथ वो क्या होती है, एक लय में, लय के साथ वो क्या होती है, एक झटके से आते रहते हैं, मतलब ठीक है, रुक रुक के आना, मतलब बस थोड़ी थोड़ी सेकंड में आते रहेंगे आते रहेंगे, इस तरीके से वो क्रोनिक सीजर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है 3 to 5 मिनट के लिए ये रहता है, ठीक।
अब हो गया अटोनिक सीजर। अटोनिक सीजर में क्या होता है, सडनली लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, अचानक ही मसल्स की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिससे कि वाइल द सीजर इज़ अकरिंग, जब ये सीजर आ रहा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये सीजर जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है, जब मसल्स में क्या होती है, अकड़न, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जिसके वजह से जो पर्सन होता है, चाहे वो कॉन्शियसनेस में हो, चाहे वो अनकॉन्शियस हो जाए, तो वो क्या हो सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, ठीक है। इसकी स्टेजेस देखें तो इसमें जो 4 स्टेजेस होती है, वैसे तो नॉर्मली ऑरा, एक्टल और पोस्ट एक्टल फेस होता है, लेकिन इसमें हम इसको भी देखते हैं तो 4 फेसेस मिलाते हैं। इसको जो प्रोड्रोमल फेज भी इसी में इंक्लूड कर लें तो 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमन तो 3 ही होती हैं, पर हम इसको एक फोर्थ फेजेस में देख रहे हैं, जिसमें कि प्रोड्रोमल फेज भी होती है, उसको इंक्लूड करें तो 4 फेजेस होती है, ठीक है। जो प्रोड्रोमल फेज होती है, इसमें जो पर्सन होता है वो फील करता है, और सेंसेशन जो होता है उसका वो जो ये जो सेवरल आवर्स और ये जो सेवरल आवर्स और इवन डेज बिफोर द एक्चुअल सीजर, यानी कि जो एक्चुअल सीजर आने के बहुत घंटे पहले, यानी कि या घंटे या दिन पहले, यानी कि बहुत दिन पहले भी हो सकता है, और बहुत घंटे पहले भी, वो कुछ घंटे पहले भी वो जो सीजर आने से पहले उसको क्या मिलने लगते हैं, साइन मिलने लगते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करने लगता है, उसको फील करने लगता है, उसको सेंसेशन आने लगता है कि अब मुझे ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा पीरियड होता है जब अर्ली सिम्टम जो होते हैं वो उनके स्टार्ट होने लगते हैं बिफोर द मतलब मोर ये ओबियस एंड डायग्नोजेबल सिम्टम बिगन, यानी कि जो उसके लक्षण हैं, यानी कि जो सीजर के जो डायग्नोज किया गया सीजर है, उसके लक्षण आने से पहले ही उसको क्या होने लगता है, एहसास होने लगता है। तो इसको बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज बोलते हैं, उसको फीलिंग आने लगती है, ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं। फिर ऑरा फेज कौन सा होता है, ये फेज ऐसा होता है जिस समय राइट बिफोर अ सीजर स्टार्ट, यानी कि जैसे सीजर स्टार्ट होने वाला होता है तो उसी उसी को ये बोलते हैं ऑरा फेज। दिस फेज हैपन राइट बिफोर अ सीजर स्टार्ट, ठीक है। और ये जो होता है ये 5 to 20 मिनट के लिए होता है, और यूजुअली लास्ट 60 मिनट तक भी ये रह सकता है। इफ़ यू हैव ऑरा फेस, अगर ये ऑरा फेस होता है तो इसमें विजुअल प्रॉब्लम होती है, डिजीनेस होती है, ठीक है, यानी कि घबराहट होने लगेगी उसको, और धुंधला सा दिखेगा, और नमनेस होगा, ठीक है, मतलब सुनपन हो जाएगा, और उसको हेडेक होगा, जो कि ऐसा लगेगा जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, पिन एंड नीडल्स हेडेक रहेगा, मतलब शार्प पेन जिसे बोलते हैं ना, हेडेक, ठीक है। और उसको नोजिया भी फील हो सकता है, मतलब मितली आना, जी मचलाना, ये सब उसको रहेगा, ठीक है, और उसको इसका डर रहता है कि ये सब भी हो सकता है। तो ये ऑरा फेस होता है इसका, ठीक है। फिर है एक्चुअल, जो एक्चुअल फेस होता है, इसमें क्या होता है कि जो सीजर, ये भी एक सीजर का ही स्टेज होती है, जिसमें कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो चेंजेज होते हैं हमारे ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअल फेस। ये भी एक्चुअल फेस जो होती है, ये भी किसकी फेस होती है, सीजर की ही एक स्टेज होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल जो हमारी जो चेंजेज होता है हमारे ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और ये इसके जो कॉमन साइन ऑफ दिस स्टेज आर लॉस ऑफ अवेयरनेस, यानी कि इसमें अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, ब्लैंक हो जाएगा वो, और उसमें फीलिंग कंफ्यूज, सीइंग फ्लैशिंग लाइट, अगर वो कोई फ्लैश लाइट देखता है तो उसको वो कंफ्यूजिंग लगती है, यानी कि उसको प्रॉब्लम होती है इससे, कोई भी ब्राइट लाइट से, और उसको जो होती है बोल भी नहीं सकता है, यानी कि ट्रबलिंग होती है बोलने में, मसल्स कंट्रोल में करने नहीं कर पाता है वो, लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल, और रिपीटेड मूवमेंट, यानी कि उसका जो लिप्स और आर्म होते हैं कंटिन्यूस के बड़बड़ाना, यानी कि मतलब उसमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, हिलते रहते हैं, मतलब वो इस तरीके से, ठीक है। एक्टल फेस में आप ये भी देख सकते हैं, लॉस ऑफ अवेयरनेस हमने देख लिया, फीलिंग कंफ्यूज हो जाता है, फ्लैश लाइट से उसको प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, मसल्स कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब होता है एक्टर फेस, ये सॉरी पोस्टिकल जो होता है, पॉस्टिक फेस जो होता है, ये होता है पॉस्टिकल फेस, ठीक है। पॉस्टिकल फेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज जो ब्रेन होता है वो ट्राई करता है टू गेट नर्व सेल टू स्टॉप मिस फायरिंग, बॉडी बिगिन टू रिलैक्स, यानी कि ये जो इस वाले फेज में हमारा जो ब्रेन होता है वो ट्राई करता है कि जो नर्व सेल होती हैं वो उसकी जो मिस फायरिंग है बॉडी में वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मिस फायरिंग का मतलब होता है एक तरीके से लॉस, मतलब कुछ मिस होना,
यानी कि फेल होना, ठीक है, जो हमारी मैसेजिंग है, जो ये सब जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, नर्व सेल जो भी ये काम कर रही हैं ये मिस फायरिंग जो होती है वो रुक जाए, ये ब्रेन ट्राई करता है। और ब्रेन और जो हमारी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वाले एज में ये इस वाले फेज में जो भी अभी फिट आए थे, कन्वर्जन आए थे, अब धीरे धीरे हमारा जो नर्व सेल होती है वो उसको क्या करती है, कंट्रोल कर रही होती है, और हमारा ब्रेड जो हमारी बॉडी होती है वो रिलैक्स होती है। और जो पोस्टिकल फेज जो होता है वो लास्ट फॉर सेकेंड, मिनट, आवर्स और समटाइम इवन डेज। यानी कि ये जो वाला फेज होता है ये मतलब कुछ सेकंड के लिए भी रह सकता है, मिनट के लिए भी रह सकता है, आवर्स के लिए भी रह सकता है, इवन देन कभी कभी तो ये कुछ डेज के लिए भी ये रह जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब इस वाले फेज़ में, स्टेज में क्या रहता है, ड्राउजीनेस, यानी कि एक तरीके से थकान और कन्फ्यूज़न रहता है, यानी कि उसकी मेमोरी जो होती है वो लॉस हो रही होती है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और अच्छा, अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने अभी देखे थे उनके वजह से, जैसे जो दो मेन देखे थे ना, तो जिसमें कि एक्वायर्ड था और जेनेटिक था, तो इनके वजह से क्या होता है कि अल्ट्रेशन इज़ द न्यूरो ट्रांसमिशन, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन जो होते हैं, जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन होते हैं वो, यानी कि जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड, यानी कि उसमें चेंजेज आने लगते हैं, ठीक है, आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेज आने लगते हैं, यानी कि जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, कहने का मतलब कैल्शियम, सोडियम जो भी है, आयन चैनल्स में भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब अल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएंगे, और हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोनल सर्किट की, ठीक है, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हाइपर हो जाएगी, हाइपर एक्साइटेड हो जाएंगे, वो एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइट मतलब होना है, उनका जो काम होता है वो हाइपर होने लगेगा, न्यूरॉन का और न्यूरोनल सर्किट का, ठीक है। न्यूरोनल सर्किट क्या होते हैं, एक तरीके से ये न्यूरोनल सर्किट जो होते हैं एक हम ऐसा बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स की जो एक जो न्यूरॉन का जो एक मतलब ग्रुप होता है, जो कि क्या रहता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड बाय द साइनेप्स एंड द कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन व्हेन द एक्टिवेटेड, मतलब जहाँ पर भी ये स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, जहाँ पर भी ये एक्टिवेटेड होता है, और एक दूसरे से क्या रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं, जो कि साइनेप्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन एंड न्यूरोनल सर्किट, ठीक है, इनकी भी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अल्ट्रेशन जो होता है वो उसमें किस में हो जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स जो फंक्शन जो उनका जो फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है, एंड आयन चैनल्स का, और जो जो चैनल्स होते हैं केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, और जो रिसेप्टर्स का जो फंक्शन होता है वो भी उसको एक्सप्रेस करने में अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है न्यूरॉन, जो ये न्यूरोनल लॉसेस हो जाएगा, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स जो होती हैं वो स्प्राउटिंग हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो न्यूरोनल लॉस हो जाएगा। न्यूरोनल लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो एक तरीके से जो चैनल होता है, ये जो न्यूरॉन के जो चैनल होते हैं, ये जो सेल होती हैं जो ये क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं न्यूरॉन्स की जो, ठीक है। और जो ये एक्सॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये एक थ्रेड लाइट, जो थ्रेड की तरह, मतलब महीन महीन लाइक जैसे धागा होता है उसके तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अटैच रहते हैं किससे, नर्व सेल से, यानी कि नर्व सेल से अटैच रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट सेंड आउट अ सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से वो बाहर को क्या भेजते हैं, मैसेज को भेजते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो ये जो एक्सोनल जो होता है, और जो डेंड्राइट्स होती हैं, यानी कि डेंड्राइट्स भी एक तरीके से छोटा जो होती हैं वो ब्रांच होती हैं, जो कि क्या रहती है, न्यूरॉन्स में फैली रहती है, नर्व सेल्स में फैली रहती है, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, जो कि अलोंग इम्पल्सेस को क्या करती है, ये जिस मतलब उनके साथ, न्यूरॉन्स के साथ जो इम्पल्सेस होती हैं उसको रिसीव करती हैं, कहाँ से करती हैं, अदर पार्ट, मतलब जो दूसरी सेल्स होती हैं उनसे वो क्या करती हैं, उनको रिसीव करती हैं, और फिर उसको वो अपने बॉडी में वो उसको मैसेज को सेंड करती है। तो ये होगी, इसमें क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो होती है सीजर्स थ्रेशोल्ड अकर, और उस तरीके से फिर क्या हो जाता है, सीजर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक पैथोफिजियोलॉजी थी, कुल मिला के जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो गई, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और या फिर जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम दिखाया था वो इजी तरीका था, उसको भी आप पैथोफिजियोलॉजी
की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें कि अनकॉन्शियसनेस इम्पेयर हो जाएगा और मसल्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी जो टोन होती है, एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है हमारी मसल्स को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाता है। कॉन्शियसनेस हमारा ख़राब हो जाता है, मतलब हम नहीं कॉन्शियस रह पाते, इम्पेयर्ड हो जाता है। हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उस समय हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते, ना सोचने समझने की, बात करने की, कुछ भी हमारा बिहेवियर नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी कुछ भी फंक्शन नहीं कर पाती है, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारा बिहेवियर भी, ठीक है। मूड स्विंग होता है, जब हम थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगते हैं, हमें पता रहता है, तो हमारा मूड भी थोड़ा सा ऑफ एंड ऑफ ऑन रहता है, मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा क्या करना है, तो एक तरीके से स्विंग रहता है, मतलब कभी खुशी तो कभी नहीं, तो इस तरीके से हो सकता है कि मूड स्विंग टाइप का, ठीक है। और सेंसेशन और परसेप्शन डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी कि कुछ हम परसीव नहीं कर पाते हैं, कुछ हम फील नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सेंसेशन में और परसेप्शन में हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अनकंट्रोलेबल जर्किंग हो जाती है, और हम जो जर्किंग मूवमेंट होते हैं वो हमारे जो झटके आ रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारे हाथ और पैरों से स्टार्ट होंगे झटके, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो साइकिक सिम्टम होते हैं, जो साइकी सिम्टम मतलब जो सिम्टम होते हैं आउट ऑफ बॉडी फीलिंग और नॉट फीलिंग इन द मोमेंट, तो हमारे जो इस मोमेंट में जिस समय ये झटके आ रहे होते हैं, तो हम कुछ भी, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे उसको हम कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हमको समझ में नहीं आता, हमारी बॉडी उसमें फील नहीं कर पाती है, और जो मतलब क्या हो रहा है हमारी बॉडी के साथ वो हमको फील नहीं होता, और हमारी मेमोरी भी जो होती है वो लैप्सेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। अब आप इसमें सिम्टम में ऐसे भी देख सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, मैंने जैसे बताया था रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो इस तरीके से ये जो होती है ब्लैंक स्टेयरिंग यानी घूरना, और मतलब आप सब कुछ लिख सकते हैं, कटकटाना, दांत ये जो च्युइंग करना मतलब दबाना मुंह में, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ दबा रहे हो ना आवाज़ के साथ, किटकिट किटकिट करके दांतों को, जैसे कि किटकिटाहट होती है ना, दांत चबाना जिसे बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, यानी कि इसकी कैसे हम जांच करेंगे, तो उसको हम इन तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कुछ हिस्ट्री लेंगे उसकी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में कुछ केमिकल चेंजेज होंगे, कैल्शियम आयन वगैरह देखना रहता है। फिर एलपी करेंगे, लंबर पंचर कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ मतलब सीएसएफ में कुछ अल्टरनेस है, ठीक है। सीटी एंड एमआरआई करेंगे, ईईजी करते हैं, इसमें सिग्नल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी करते हैं, जिसको कि स्पेक्ट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, बाकी तो सब मालूम ही है, एक दो इसमें देख लेते हैं। तो जो स्पेक्ट होता है, इसमें स्पेक्ट यूज़ होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसको लो डोज में यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, और उसको इंजेक्ट करते हैं वेन में, और उससे क्या होगा कि उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करेंगे टू क्रिएट डिटेल, यानी कि ताकि वो डिटेल दे, 3D मैप, यानी कि एक 3D मैप दे, मतलब बनाए, जिससे कि हमारा बॉडी में जो भी ब्लड की, जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी कि जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड की एक्टिविटी होती है, ब्लड फ्लो की जो एक्टिविटी होती है, उसको देखने के लिए एक जो 3D मैप के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। और उस डिटेल को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है रेडियो एक्टिव मटीरियल को लो डोज में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो होती है जब सीज़र आता है, ड्यूरिंग द सीज़र हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना ब्लड फ्लो हो रहा था, और कितना उसका जो था वो उसकी एक्टिविटी क्या थी। तो ये हम इससे चेक करने के लिए ये सब टेस्ट करते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट, सॉरी, हाँ, इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होगा कि इसमें प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेशन को, यानी कि पर्सन जो होता है वो एस्पिरेट ना कर पाए, उसका एयरवे क्लियर होना चाहिए, और उसकी साइड लाइन पोजिशन में उसको प्लेस करेंगे, पेशेंट को लेटाएंगे तिरछा करके, ताकि वो चोक ना करे। जो भी उसका जो सिक्रीशन है वो खुद तो निकल नहीं सकता, इसलिए वो ट्रेकिया में फंस सकता है, तो चोक हो सकता है, फंदा लग सकता है। और क्या करेंगे, उसको सीजर को उसको मेंटेन करने के लिए उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं, सक्शन करेंगे, उसका सक्शन क्लियर होना चाहिए, सक्शन कैथेटर एंड जो ओरल एयरवे होता है वो वहाँ पे को उसको
यूज़ करके उसका सक्शन क्लियर करना चाहिए, यानी कि माउथ का और नोज़ का, ठीक है। और उसको ऑक्सीजनेशन देना चाहिए, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो इसलिए ऑक्सीजन उसको सप्लाई करनी चाहिए। और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को भी दूर करना चाहिए, जैसे कि एस्पिरेशन हो गया, इंजरी हो गई, यानी कि एस्पिरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ को जो निगल नहीं सकता है तो वो चोक कर जाएगा ना, एस्पिरेट करेगा, तो वो सब नहीं होना, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उस बचाने के लिए, उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो करके ये सब नहीं होना चाहिए, इंजरी से प्रिवेंट करना चाहिए, इंजरी से भी बचाना चाहिए, जैसे पर्सन इसमें गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो उसको नहीं, उससे क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। और जो बेड जो होता है उसको लो पोजीशन में रखना चाहिए, यानी कि उसकी जो हाइट होती है बेड की वो कम करनी चाहिए। और उसकी जो साइड रेल होती है, अगर उसमें साइड रेल है जैसे ये आप देख पा रहे हैं, तो इस इधर की जो साइड रेल होती है पेशेंट की दोनों साइड से और बेड की, उसको ऊपर कर लेना चाहिए ताकि पेशेंट गिर ना जाए, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है इसमें एंटी कन्वर्जन देंगे उसमें, ठीक है। और इसमें जो होती है कार्बामेजेपाइन देंगे 500 mg, और इसमें एंटी सीजर्स देंगे, ठीक है। और ये चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि जो ये जो टॉनिक क्लोनिक सीजर में ये जो एंड पार्शियल में ये सब देंगे, एब्सेंस में ये देंगे मायो, तो ये सारा चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें करेंगे वेगस नस स्टिमुलेशन करेंगे, मतलब इसमें एक डिवाइस होता है जिसको कि इम्प्लांट किया जाता है अंडरनीथ ऑफ द स्किन ऑफ द चेस्ट में, ठीक है, यानी कि चेस्ट की जो स्किन होती है उसमें इसको अंडरनीथ, उसके अंडर में उसको नीचे उसको प्लेस किया जाता है। और ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा वेगस नर्व ऑफ द नेक की, ठीक है, नेक की जो नेक की जो वेगस जो नर्व्स होती है उसको ये स्टिमुलेट करेगा, ये जो डिवाइस होता है जो कि चेस्ट के स्किन के नीचे लगाया जाता है। और ये क्या करता है, सिग्नल को जो होता है ये ब्रेन तक पहुंचाता है, और जिससे कि क्या होता है कि जब ये जो सीजर होते हैं ये इसको रोकता है, ठीक है, जो ये सिग्नल है ये ब्रेन में पहुंचेंगे और उससे सीजर को रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। विद वेग्यू जो वेगस जो नर्व्स होती है स्टिमुलेशन, जो वेगस नर्व होगी वो क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, उसके साथ क्या होगी वेगस नर्व, इससे वेगस नर्व जो होती है नेक की वो स्टिमुलेट होगी, और क्लाइंट में स्टिल नीड टू टेक मेडिकेशन। इसमें जो होता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन के साथ साथ जो क्लाइंट होता है वो मेडिकेशन को ले सकता है, बट वो क्या करेगा, लो डोज लेने के लिए एबल रहेगा, यानी कि उसको अब हाई डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा है, जिससे कि क्या होता है वो जो कंट्रोल में रहेगा, क्या ये जो एपिलेप्सी होती है यानी कि सीजर होता है, ठीक है। अब जो इसका एक और सर्जिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं, रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन में क्या होगा, एक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन, ये जैसा आप देख पा रहे हैं ब्रेन की सरफेस में किया जाएगा, या फिर उसको ब्रेन टिश्यू में विद इन द ब्रेन टिश्यू इसको इम्प्लांट किया जाएगा इस डिवाइस को, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्रेन टिश्यू में जाके मतलब वहाँ पर भी इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट सीजर एक्टिविटी, ये जो सीजर की एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करेगा और कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, डिलीवर्ड एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, और क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है उसको ये डिलीवर्ड करेगा टू द डिटेक्ट ऑफ एरिया टू स्टॉप द सीजर, और ये जिस एरिया में सीजर आ रहा होता है उस एरिया को ये डिटेक्ट कर लेगा उस एरिया में, और वहाँ से क्या करेगा, सीजर को स्टॉप कर लेगा, ठीक है। तो ये ब्रेन की मतलब कुल मिला के ये जो ऐसे समझ लीजिए ये जो डिवाइस है ये हमारी जो ब्रेन है इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कहाँ पे लगाया गया है, इम्प्लांट किया गया सरफेस ऑफ द ब्रेन में, या फिर मतलब जो हमारी ब्रेन जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे इसको इम्प्लांट किया जाता है विद इन द ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा, सीजर की एक्टिविटी या हमारे पूरे ब्रेन में सीजर की एक्टिविटी को ये डिटेक्ट कर सकता है, जिससे कि ये क्या करेगा, अगर कहीं पर भी सीजर आने का है इसको पर डिटेक्ट हो गया तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को डिलीवर्ड करेगा, जिससे कि वो जो एरिया होता है वो डिटेक्ट हो जाएगा और सीजर क्या होगा, इस मतलब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में ये सब आप लिख सकते हैं, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरनेस, इसको जो सबसे पहले तो ये एयरवे अपना पेशेंट नहीं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको निगल नहीं सकता है ना जो भी उसके हो, तो उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ताकि एयरवे उसका क्लियर होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई उसको प्रॉपर रहेगी, ठीक है।
और उसकी पोजीशन को मेंटेन करना होगा, ठीक है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द सीजर एक्टिविटी, और इसमें इंजरी की भी रिस्क रहते हैं, इसलिए उसको सीजर जैसे रेल जो जो पेशेंट जो होता है अपनी केयर नहीं कर सकता, अपने को प्रिवेंट नहीं कर सकता, गिरने से नहीं रोक सकता है, और ना ही वो जो, इसलिए साइड रेल अगर उसको है तो उसको ऊंचा करेंगे और उसको साइड लाइन पोजिशन देंगे, जिससे कि वो चोक भी ना करे और उसको कोई हेड इंजरी ना हो, कोई भी तरीके से वो ना हो, और पैडेड उसको यूज़ करेंगे अगर उसको पहले से पता चल रहा है, जैसे हमने देखे थे टाइप ऑफ सीजर में, तो भी हम उसके कुछ पैड यूज़ करके उसको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरी से। एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन एक्टिविटी, और जो भी ये जो एंजाइटी भी होती है, उसको पता है कि सीजर मुझे आते रहते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एंजाइटी भी उसको होगी, तो उससे रिलेटेड भी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे कि उसकी एंजाइटी लेवल क्या हो, कम हो। इन इफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू सोशल स्टिग्मा, ठीक है, और उससे भी हमको उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा सोशल स्टिग्मा से, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके। अब नर्सिंग मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं, तो नर्सिंग का जो गोल होता है वो उसको इंजरी से प्रिवेंट करना होता है पेशेंट को, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट देना होता है, के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होगा, उसको प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी पेशेंट की, और उसको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को फ्लोर पे रखना पड़ेगा अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो वो गिरने के उसके चांसेस हो सकते हैं और उसको चोट लग सकती है, और उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हेड इंजरी ना हो उसको, तो उसमें पैड का यूज़ करना पड़ेगा, जो जैसे मैंने बताया था कुछ उसकी वार्निंग मिल जाती है कि सीज़र होने वाला है, आने वाला है, तो ऐसे पैडेड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि उसकी इंजरी ना हो, हेड में उसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पहना सकते हैं उसको पैडेड, ताकि वो इंजरी से प्रिवेंट हो सके। और उसकी जो क्लोथिंग होती है वो टाइट ना हो, उसको लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ ऑरा अगर है, मतलब ऑरा का जो प्रिसाइड्स यानी कि उसको पता चल जाता है, तो इस प्लेस में उसको पैडेड का यूज़ कर सकते हैं। और उसकी जो टंग होती है उसमें क्या कर सकते हैं, टंग के बीच में और टीथ के बीच में कुछ पैडेड वाला जो ये ब्लेड होता है उसको लगा सकते हैं, ताकि उसकी टंग बाइट ना हो, ठीक है। डू नॉट अटैम, यानी कि जिस समय उसको ये सीजर आ रहा होगा तो उसका जॉ को ओपन नहीं करना है, ठीक है। आर क्लैंच, जो उसके जॉ क्लैंच हो रहे होते हैं उसको ओपन नहीं करना है, इसमें जिससे कि और ना ही कोई चीज़ उसके मुंह में डालनी है, ठीक है। और क्या नहीं करना है उसको, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिस्टेन एन पेशेंट ड्यूरिंग द सीजर। और जब पेशेंट का जो जब सीजर आ रहा होता है तो उसको मतलब उसको अटैम्प्ट नहीं करना है, रिस्टेन नहीं करना है उस समय बच्चा, मतलब इस तरीके से उसको कुछ भी वहाँ पे कोई इस तरीके से अटैम्प्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना चाहिए कि उसको उठा रहे हैं, रिस्टेन कर रहे हैं, अलग से उसको कुछ बांध रहे हैं, पकड़ मतलब बांधना वांधना नहीं करना चाहिए। प्लेस द पेशेंट ऑन वन साइड विथ हेड फ्लैक्स फॉरवर्ड, और पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक साइड को लेटा के उसका जो हेड होता है उसको एक साइड को कर लेना चाहिए, और उसकी जो हेड होता है उसको फ्लैक्स करना चाहिए फॉरवर्ड, ठीक है। और जो पेशेंट होता है उसको री पेशेंट शुड बी रीओरिएंटेड टू बी एनवायरनमेंट एंड हैपनिंग जो होती है उसकी अपन अवेकिंग, ठीक है। तो पेशेंट को जो होता है वो ओरिएंटेड, अगर पेशेंट है उसको एनवायरनमेंट की ओर को उसको ओरिएंटेड रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि पेशेंट अगर अगर कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसको देखते हुए उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उससे बिहेव करना चाहिए, उसके साथ उसको ठीक से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के तो ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया स्टूडेंट। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी पोर्शन आप मैसेज में लिख सकते हैं, तो मैं दोबारा से सही से बता दूंगी। ये मैंने शॉर्ट में बनाया था, वैसे तो बहुत लेंदी पड़ जाता है क्योंकि इसके जो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। तो जो भी क्वेरीज होंगी आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई दूसरे टॉपिक में चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, और जिन्होंने पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहे एजुकेशन से रिलेटेड, और आप उससे फ़ायदा उठा पाएँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।